राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग देख रहे थे। रीतिकाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये तीनों हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज से हमारा आधुनिक काल शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में आप लोगों को। तो चलिए आधुनिक काल शुरू करते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले हमें नवजागरण युग पढ़ना है, जो 1920 से 1957 तक है। फिर स्वच्छंदता युग पढ़ना है हमें, फिर उत्तर स्वच्छंदता युग पढ़ना है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आया हमारा नवजागरण युग। 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत और हिंदी नवजागरण। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। जो आधुनिक काल है, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से होती है। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन सारे देश में एक साथ नहीं फैला, उसी प्रकार नवजागरण भी देश के किसी अंचल में पहले आया और किसी अंचल में बाद में आया। सबसे पहले उसका अरुणोदय बंगाल के क्षितिज पे हुआ। एससी सरकार के अनुसार सन 1757 में बंगाल में आधुनिक काल का उदय और मध्यकाल का अंत होता है। तो सबसे पहले आधुनिक काल या नवजागरण कहाँ आया? बंगाल में आया था। इसी वर्ष प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय और बंगाल के नवाब की पराजय होती है। यद्यपि अभी बंगाल को अंग्रेजी राज्य में मिलाया नहीं गया था, किंतु उस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। सन 1818 में महाराष्ट्र अंग्रेजों के अधीन हो गया। वहां भी आधुनिक काल का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। सन 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य का अंग बन गया। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र, विशेषतः उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष से आधुनिक काल का समारंभ माना जाता है, यानी बंगाल के आधुनिक काल से 100 वर्ष बाद। इससे ध्वनित होता है कि आधुनिक काल ले आने का श्रेय अंग्रेजी उपनिवेशवाद को है। जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान न आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर न उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज न आए होते तो आधुनिक काल न आता। ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत उसे आना ही था, किंतु अंग्रेजी उपनिवेश ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, अनजाने में ही सही। नए परिवर्तन का श्रेय उसी को दिया जाता है। इस संदर्भ में सन 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने एक लेख में कार्ल मार्क्स ने लिखा है। क्या लिखा है? यह सच है कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति लाने के लिए ब्रिटेन ने जो कुछ किया था, उसके पीछे उसके निकृष्ट स्वार्थों की पूर्ति का लक्ष्य निहित था। इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया वह दुष्टतापूर्ण था। पर प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य जाति एशिया की मौलिक व्यवस्था में सामाजिक क्रांति हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है? यदि नहीं, तो इंग्लैंड ने जो अपराध किए हैं इस क्रांति को लाने में, वह अनजाने इतिहास का हथियार बन गए। एशिया की स्थिर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए उसने एशियाई उत्पाद प्रणाली पर ब्यौरेवार विचार किया और गांवों की अपरिवर्तनशीलता और जड़ इकाई पे प्रकाश डाला।
किंतु इधर उसके एशियाई उत्पादन प्रणाली का जोरदार खंडन हुआ है। लोगों ने स्मृतियों से उदाहरण देकर सिद्ध करना चाहा है कि गांवों में खेतों की बिक्री होती थी, वे अपरिवर्तनशील नहीं थे। सन 1927 में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि इस अर्थ में चीन एशियाई नहीं है। आशीष नंदी जैसे लोग मार्क्स के इन विचारों में नस्लवाद और ओरिएंटलिज्म ढूंढते हैं, लेकिन इनके विचारों में स्वयं नस्लवाद है। ओरिएंटलिज्म का अंधा विरोध है। ओरिएंटलिज्म या प्राच्य विद्याविद मुख्यतः भाषा वैज्ञानिक थे। उनमें से अधिकांश का दृष्टिकोण उपनिवेशवादी था, किंतु उन्हीं में विलियम जोन्स और मैक्स मुलर भी थे, जिन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के औदात्य का उद्घाटन भी किया। एडवर्ड सईद के दी ओरिएंटलिस्ट को यथावत स्वीकारा नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से देश को खोखला कर दिया, उसे जी भर के लूटा, किंतु अपने उपनिवेश की रक्षा तथा व्यापार की समृद्धि के लिए उन्होंने कानून और व्यवस्था कायम की, भूमि का नया प्रबंध किया, रेल, तार, डाक का जाल बिछाया, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, प्रेस खोला। मार्क्स ठीक कहता है, यह सब कुछ अंग्रेजों ने अपने हित में किया, किंतु प्रकारांतर से इनसे भारतवर्ष का आधुनिकीकरण भी हुआ। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। जमींदारी और इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की खुली छूट मिल गई। वह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल गई। व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिला। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कपास, पटसन, जूट और नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। लोगों को नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था। जौ, गेहूं, धान के स्थान पे डर के मारे किसान नील बोते थे। इससे खाद्यान्न कम पड़ जाता था। बंगाल में इसका विरोध हुआ। चंपारण में महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन भी मुख्यतः नील की खेती के विरोध में ही हुआ था। कच्चा माल विलायत भेजा जाता था और वहां से पक्के माल के रूप में बदल के भारत के बाजारों में पहुंच जाता था। इस बंदोबस्त के फलस्वरूप नए वर्ग संबंधों की सृष्टि हुई। इस संरचना के शीर्ष भाग पे जमींदार, बड़े बड़े जोतदार और महाजन थे, तो अधोभाग पे छोटे छोटे किसान, सिकमीदार, खेतिहर मजदूर आदि थे। इन दोनों वर्गों में भी सीधा संबंध नहीं था, उनके बीच अनोख बिचौलिए थे। अतः जमींदारों और किसानों के बीच संवेदनात्मक संबंध निःशेष हो चुका था। सबसे ऊपर अंग्रेज बहादुर थे, जो वास्तविकता से दोगुना दूर थे। आर्थिक संरचना का जो नया रूप सामने आया, वह न तो पूंजीवादी था और न सामंतवादी और न ही मुगलों की पुरानी व्यवस्था की कोई कड़ी था। यह तो एक नया ढांचा था जिसे उपनिवेशवाद ने बनाया। टैक्स पर टैक्स लगाए गए, अकाल पड़े, किसानों के छिटपुट विद्रोह हुए, पर व्यवस्था अपनी जगह बनी रही। उद्योग धंधों को भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। पूरा देश गरीबी के गर्त में ढकेल दिया गया। इस आर्थिक संरचना से शोषण की अनेक विधियों से भारतीय नवजागरण का क्या संबंध है, इसकी चर्चा यथास्थान होगी। किंतु इस व्यवस्था से भी एक प्रकार की गत्यात्मकता आई। प्रेस और समाचार पत्रों के कारण विचार स्वातंत्र्य की नींव पड़ी। इसके माध्यम से बुद्धिजीवियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ किया। यूं तो प्रेस खोलने और समाचार पत्र निकालने का श्रेय बैपटिस्ट मिशन के प्रचारक कैरे को जाता है।
सन 1800 में वार्ड कैरे और मार्शमैन ने कलकत्ते से थोड़ी दूर श्रीरामपुर में डैनिश मिशन की स्थापना की। कैरे ने पंचानन कर्मकार और मनोहर की सहायता से सन 1803 में देवनागरी अक्षरों की ढलाई की और एक प्रेस खोला। श्रीरामपुर से ही 2 पत्र भी प्रकाशित हुए, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। इसके बाद तो देश भर में धड़ाधड़ छापखाने खुलने और समाचार पत्र निकलने लगे। सन 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो कि 1826 में प्रकाशित होता है। विचारों की यह स्वतंत्रता अंग्रेज अधिकारियों को सहन नहीं हुई। उन्होंने आज्ञा पत्र द्वारा उनकी स्वतंत्रता पे अनेक प्रतिबंध लगा दिए। इसका सबसे अधिक विरोध बंकिंघम ने किया, जो स्वयं अंग्रेज थे। उसके पत्र कलकत्ता जनरल में गवर्नरों की गलत नीतियों का कड़ा प्रतिरोध छपता था। एडम ने उसे सन 1823 में भारत छोड़ने के लिए बाध्य करके लंदन वापस भेज दिया। इसी वर्ष एक दूसरा आज्ञा पत्र जारी किया गया, जिससे समाचार पत्र पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। राजा राम मोहन राय ने अपने मित्रों के साथ इसका डट के विरोध किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध एक याचिका दाखिल कर दी। यह आज्ञा पत्र एक अलोकतांत्रिक और प्रतिक्रियावादी कदम था। राजा के विरोध में वही जोश था जो मिल्टन के एरियोपेजिटिका में था। रमेश चंद्र दत्त के अनुसार संवैधानिक ढंग से अधिकार प्राप्त करने का आरंभ यहीं से होता है। इससे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता और अन्याय के प्रति विरोध की शक्ति आई। उपनिवेशी विरोधी चेतना जागृत करने का सर्वाधिक श्रेय पाश्चात्य शिक्षा को है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में स्वीकार किया है। इनकी नेहरू जी की पुस्तक थी भारत की खोज। उसमें स्वीकार किया है कि भारत को अंग्रेजी शिक्षा बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई, किंतु जनता पर जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है वह भारतीय संस्कृति के कारण। इन लोगों ने स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के अतीत को खोजा। प्रारंभ में अंग्रेज इस देश के निवासियों को परंपरागत शिक्षा देना चाहते थे। इसके तो 2 कारण थे। एक तो यह कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय अप्रसन्न होंगे, और दूसरा यह कि इससे जो नई चेतना उत्पन्न होगी वह उपनिवेशवाद को भारी पड़ेगी। और अंततः ये दोनों बातें ही सच निकली। पहले अंग्रेजी में शिक्षा नहीं देना चाहते थे अपने मॉडल में भारतवासियों को। वे सोचते थे कि पहले तो ये लोग इसका विरोध करेंगे और जब शिक्षा पा जाएंगे तो उपनिवेशवाद को बड़ा भारी पड़ेगा, आगे निकल जाएंगे बहुत ये। तो दोनों बातें सोचते थे, लेकिन बाद में उन्हें ये शिक्षा देनी पड़ी। वो सोचते थे कि ये हमारे जैसे शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा कंपनी में काम करेंगे, इनको अंग्रेजी आएगी तो हमारे लिए आसान होगा। पर ये भारत के लिए अच्छा हुआ, फायदेमंद हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी सरकार ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। पहले अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी और दूसरे में संस्कृत की। कलकत्ता मदरसा में अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी और संस्कृत कॉलेज जो बनारस में था, अभी भी है, उसमें संस्कृत की पढ़ाई होती थी। सन 1823 में कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इस समिति में कुछ लोग अंग्रेजी शिक्षा के पक्षपाती थे और कुछ लोग विरोधी।
इसी वर्ष राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखा और लिखते हुए गवर्नर जनरल से अनुरोध किया था कि संस्कृत शिक्षा प्रणाली को बंद कर दिया जाए। व्याकरण की बारीकियों, वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों के 1 दर्जन वर्ष व्यर्थ में खर्च हो जाते हैं और ऐसे छात्र समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पे उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में एक प्रारूप तैयार किया। कुछ वाद विवाद के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। सन 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय भी खुल गए। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी स्थापित हो गई। अंग्रेजी के पक्ष में अंग्रेज भी थे और इस देश के भद्र लोग भी, पर दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे, एक दूसरे के विरोधी। मैकाले को औपनिवेशिक व्यवस्था के लिए क्लर्कों की जरूरत थी, जनता की मानसिकता को उपनिवेश के पक्ष में ढालना था और भद्र लोग को नए ज्ञान विज्ञान द्वारा जनता को बौद्धिक आधार पे अपनी वर्तमान अवस्था के प्रति जागरूक बनाना था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सरलतापूर्वक नहीं स्वीकार किया गया। कुछ अंग्रेज विल्सन और शेक्सपियर आदि देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती थे। शिक्षा समिति के एक भारतीय सदस्य जगन्नाथ सेठ ने सन 1841 में कहा था कि यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उसके मस्तिष्क का परिष्कार करना है तो हमें उसे देसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है? मेरा दृढ़ विचार है कि यह शिक्षा भारतीय जनता के पहुंच के बाहर है। बंगाल में अंग्रेजी के प्रति अधिक उत्साह था, किंतु उसी बंगाल में सन 1838 में उदयचंद ने बंगला भाषा में एक लेख लिखा था। उसका अभिप्राय यह था कि इस देश के लोग अपनी भाषा का अध्ययन करके ही वह क्षमता प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे अपनी गुलामी की भेड़िया काट सके। बंकिम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को फालतू और विवेकानंद रीढ़हीन कहते थे। जो बंकिम चंद्र चटर्जी कहते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग हैं वो फालतू के हैं, और विवेकानंद कहते हैं कि वो रीढ़हीन हैं, उनकी रीढ़ ही नहीं है मजबूत, जो अंग्रेजी पढ़ते थे। यदि देसी भाषाएं शिक्षा का माध्यम रही होती तो आज देश का सांस्कृतिक राजनीतिक नक्शा दूसरा होता। अंग्रेजी माध्यम के कारण तत्कालीन भद्र लोग सामान्य जनता से कटके अलग हो गया। अलगाव की यह प्रक्रिया अब भी किन्हीं अंशों में कायम है। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बहुत बाद में हुआ। सन 1858 में प्रकाशित बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति से पता लगता है कि पटना के स्कूलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को लोग भूत खाना समझते थे। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी के प्रति आज भी उत्साह नहीं है। जो कुछ भी हो, इसने एक ऐसा मध्य वर्ग पैदा किया जिसने नवजागरण के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौतिक परिस्थितियों के बदलाव और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव को मुख्यतः नवजागरण का आधारभूत कारण मान लिया गया है। पर इस काल के महापुरुषों राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी दयानंद और श्रीमती एनी बेसेंट पे विचार करने से उपयुक्त सामान्यीकरण खंडित हो जाता है। इन लोगों के अतिरिक्त नारायण गुरु
और महात्मा फुले आदि का पाश्चात्य शिक्षा से कोई संबंध न था। राजा राम मोहन राय, रनाडे, विवेकानंद अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे। इसलिए यह कहना कि पाश्चात्य शिक्षा के कारण नवजागरण आया सही नहीं है। हाँ, अनेक कारणों में एक कारण वह भी था कि पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों तथा संस्कृत शिक्षा से प्रभावित व्यक्तियों ने तत्कालीन यथार्थ और समाज के रूपांतरों को लगभग समान ढंग से ग्रहण किया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद को दैवी वरदान के रूप में देखना, जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध आदि उनकी सामान्य विशेषताएं हैं। उनके अंतर्विरोध तत्कालीन परिवेश तथा स्वयं उनकी शिक्षा पद्धति के अंतर्विरोध हैं। अपनी मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। कब किया, तो 1828 में किया। फिर गोविंद रनाडे आते हैं जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कब किया, 1870 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्रार्थना समाज की स्थापना रनाडे ने की 1870 में। अगला है आपका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब किया, तो 1875 में किया। ठीक, ये ध्यान देना है। फिर आती हैं आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1882 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो ये भी ध्यान देना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। ये सभी लोग उच्च मध्य वर्ग के थे। विवेकानंद का भी वर्ग यही था, किंतु केरल के नारायण गुरु निम्न जाति के थे। उनका आंदोलन इझवा, निम्न कही जाने वाली जाति तक सीमित था। महाराष्ट्र के महात्मा फूले भी निम्न जाति के ही थे। इस तरह नवजागरण का यह प्रकाश अपने अपने ढंग से सभी वर्गों में फैल गया। प्रश्न उठाया गया है कि इस भारत व्यापी नवजागरण का कोई भौतिक कारण भी है अथवा यह शुद्ध अधिरचना है। मार्क्सवादियों ने इस संबंध में सबसे अधिक विचार किया है। सन 1974 में राजा राम मोहन राय की दूसरी जन्म शताब्दी के अवसर पे सुमिति सरकार और अशोक सेन ने राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में लेख लिखे थे। सरकार का कहना है कि पहले के मार्क्सवादी नवजागरण पे विचार करते हुए परंपरा बनाम प्रगति के संदर्भ में पश्चिमीवाद का समर्थन करते थे। परंपरा और आधुनिकता के आधार पर लिया गया निर्णय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण पे पर्दा डाल देता है। राजा राम मोहन राय का परंपरा से अलगाव अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। उन्हें कट्टर हिंदूवादियों से समझौता किया। अंग्रेज उपनिवेशवादियों के सहयोग से परिवर्तन लाने की कोशिश की, लेकिन औपनिवेशिक पराधीनता बुर्जुआ आधुनिकता के मार्ग में दीवार बन के खड़ी थी। ऐसी स्थिति में जो भी आधुनिकता आई वह आधुनिकता का कैरिकेचर थी। उन्होंने प्रश्न उठाया है कि तत्कालीन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण, उत्पादन के ठहराव, किसान विद्रोह, किसानों के शोषण, वर्गों के बीच बढ़ती हुई खाई के संदर्भ में इस आधुनिकता से क्या महत्वपूर्ण जुड़ता है जिसे महत्वपूर्ण कहा जाए।
अशोक सेन ने ग्रामसी का हवाला देते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में जो कुछ कहा है वह शारदा सरकार के कथन से भिन्न नहीं है। उनके मतानुसार सामाजिक रूपांतरण से संबंध शक्तियों से उन बुद्धिजीवियों का कोई रचनात्मक संबंध नहीं था। बौद्धिकता के माध्यम से उस आधुनिक तत्व को प्राप्त करना जो अर्थव्यवस्था को स्वीकार्य नहीं था, तर्कानुमोदित नहीं हो सकता। यह यांत्रिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत कुछ ऋडकशनिष्ठ और नियतिवादी है। प्रत्येक स्थिति में आधार और अधिरचना का तालमेल नहीं बैठता। लिनियार्दो पैगी ग्रामसी का हवाला देते हुए लिखता है कि उसने रूस के बारे में जो कुछ लिखा है उसे वहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। जिन देशों में पूंजीवाद और उद्योगवाद शिखर पे पहुंच चुका है उनमें सर्वदा तदनुकूल परिस्थितियां नहीं रही हैं। जहां पूंजीवादी परिपक्वता नहीं आई है वहां भी विकास की संभावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः पारंपरिक भौतिकवाद की नई व्याख्या अपेक्षित है। इस संदर्भ में ग्रामसी की इतालवी इतिहास पर टिप्पणियां द्रष्टव्य हैं। उन टिप्पणियों में वह इटली के रिजोगर्मेंटो आंदोलन की चर्चा करता है। उसकी तुलना उसने फ्रांसीसी क्रांति से की है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की तरह इटली के आंदोलनकारियों में वह शक्ति नहीं थी कि वे पूरी ताकत से प्रभुसत्ता संपन्न वर्ग पे आक्रमण करते, अतः उन्हें दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। राजनीतिक आर्थिक प्रभुत्व के प्रभाव में ये लोग लघु लघु सामाजिक रूपांतरणों में लग गए। भारतवर्ष में नवजागरण से संबंध व्यक्तियों ने वही किया जो रिजोगर्मेंटो आंदोलन से संबंध लोगों ने किया। तत्कालीन निषेधात्मक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जूझने का कोई उपाय न था, किंतु अंग्रेजों के शोषण, लूट, धनापहरण के प्रति सभी सचेत थे। कुछ लोगों के विचार से संस्कृति विचारधारा नहीं है, अतः आधार से इसका अनिवार्य संबंध नहीं है। उसकी अपनी स्वायत्तता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाज में संस्कृति का सामाजिक तथा मूल्यगत महत्व है। वाल्टर बेंजामिन ने ठीक ही लिखा है कि किसी खतरे के समय संस्कृति का रचनात्मक स्मरण होता है। तीसरी दुनिया के पिछड़े हुए देशों ने अपने सांस्कृतिक जागरण को दृष्टि राष्ट्रीय जागरण में बदल दिया। 19वीं शताब्दी के इस नवजागरण में राष्ट्रीयता के तत्व अनुस्यूत थे। इस नवजागरण का बहुत कुछ दायित्व दो संस्कृतियों की टकराहट में अपनी अस्मिता की पहचान में है। उपनिवेशवादी अंग्रेज यहाँ की संस्कृति को हेठी की दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में भारतीय निर्मम बर्बर थे। ईसाई मिशन हिंदुओं मुसलमानों के धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। उनका उत्तर देना भी आवश्यक था। प्राच्य विद्याविदों ने भी भारत के अतीत का गौरव गान किया। इनमें विलियम जोन्स और मैक्स मुलर प्रमुख थे, पर मैक्स मुलर तत्कालीन भारत को मुर्दा देश मानता था। प्राच्य विद्याविदों का अभिप्राय उपनिवेशवादी राष्ट्रों के औदात्य का उद्घाटन नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं वे औपनिवेशिक आर्थिक शोषण और उपनिवेशवादियों की प्रभुसत्ता के समर्थक थे। एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक दी ओरिएंटलिस्ट में इसको अच्छी तरह से अनावृत किया है। इस देश के लोग प्रारंभ में उनसे अभिभूत हुए, पर कालांतर में उनकी औपनिवेशिक मानसिकता से परिचित हो गए। भारतीय नवजागरण से संबंध महापुरुषों ने राजा राम मोहन राय से महात्मा गांधी तक अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता की जागरूकता के लिए
भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का। इनके आधार पे उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्याडंबर, जाति पाति का जम के विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। अंग्रेजी उपनिवेशवाद का प्रभाव ललित कला और साहित्य पर भी पड़ा। औपनिवेशिक अनुभव उपनिवेश विरोध के रूप में सामने आया। इसके मूल में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष था। संघर्ष एक ऐसी वस्तु है जो इसमें संलग्न व्यक्तियों को रचनात्मक बनाती है। संघर्ष और रचना का बहुत गहरा संबंध है। इसके अभाव में जो रचना होगी वह अंतर वस्तु शून्य और खोखली होगी। पुराने और नए का पुनर्नवीकरण इसी का परिणाम है। धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलनों ने जिस प्रकार पुराने को नए से और नए को पुराने से संबंध किया, उसी प्रकार कला और साहित्य ने भी किया। उपनिवेशवादियों ने भारतीय संस्कृति को भी हीन ठहराया और कला तथा साहित्य को भी। उपनिवेशवादियों की दृष्टि में भारतीय कला मृत हो चुकी थी। भारतीय कलाकारों में महान कला के सिद्धांतों के आयातीकरण की क्षमता निःशेष हो गई थी। अतः अपनी अस्मिता को सिद्ध करने तथा साम्राज्यवाद विरोध के अभियान में योग देने में कला पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने अपनी महान परंपरा को देखा। सन 1867 में कंपनी सरकार ने कला के नहीं, औद्योगिक कला के कई स्कूल खोले। उसके मतानुसार भारतीय कलाकारों को तो कला की भाषा का क ख ग भी नहीं मालूम था। वे अच्छे कारीगर थे, प्रकृति का अच्छा अनुकरण करते थे, डिजाइन बनाने में उन्हें कमाल हासिल था। यूरोपीय उपभोक्ता समाज को सस्ते वेतन में कारीगरों की कारीगरी मिल जाती थी। जब हैवेल इन स्कूलों से संबंध हुआ तो उसने भारतीय कला को मुमूर्षु नहीं कहा। इसके पहले वाल्तेयर भारतीय कला की प्रशंसा कर चुका था। उसकी इतनी ही मांग थी कि उसे भी जीवित रहने का अधिकार दिया जाए। इसके पूर्व भारतीय कला को चौपट करने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। काली घाट के दर्शनार्थियों के स्थूल चित्रों तथा कंपनी स्कूल या पटना स्कूल की अनुकृतियों से यह स्वतः सिद्ध है। इसके पीछे कंपनी सरकार का प्रोत्साहन था। कंपनी स्कूल के चित्र ठूंठ, नीरस और कल्पना विरहित थे। इस स्कूल की शैली का प्रचार सारे देश में था। हैवेल कला को राजनीति से अलग रखना चाहता था। यह उसकी औपनिवेशिक राजनीति थी। कुमार स्वामी कला की स्वायत्तता के पक्ष में थे, पर वे राजनीति से विरहित कला के पक्षधर नहीं थे। 19वीं शताब्दी के अंत में दो कलाकारों का उदय होता है, अविंद्रनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा। तो भारत माता का चित्र इन्होंने ही बनाया है। अविंद्रनाथ ठाकुर नहीं, बहुत फेमस कलाकार थे, तो इनको ध्यान देना है। और राजा रवि वर्मा ये भी बहुत फेमस चित्रकार थे, पता ही है। अविंद्रनाथ की दृष्टि भारतीयता की ओर गई। वे जापानी चित्रकार ओकाकुरा से भी प्रभावित थे, जो सन 1901 में भारत आया था। वह पश्चिम के मृत कला रूप के विरुद्ध थे। उसने एशियाई अस्मिता की अलख जगाई। अविंद्रनाथ ने कई चित्र बनाए, जिनमें शाहजहां की मृत्यु और भारत माता। देखिए, ये जीके में भी आता है कि भारत माता का चित्र किसने बनाया है, तो अविंद्रनाथ ठाकुर ने।
भारत माता राष्ट्रीय चित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। अभिसारिका के चित्र को भी एक नई काल्पनिक अर्थवत्ता दी। राजा रवि वर्मा के पौराणिक पोर्ट्रेट कल्पना विहीन होने पर भी लोकप्रिय हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में लिखी जाने वाली कविताओं और राजा रवि वर्मा के चित्रों की पौराणिकता और सपाटता में आश्चर्यजनक साम्य है। फिर आगे दिया है कि जिस प्रकार खड़ी बोली का प्रचार महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात आदि में था, उसी प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत यानी ख्याल गायकी का प्रसार भी हिंदुस्तान, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, असम, गुजरात में हुआ। हिंदुस्तानी संगीत का लोकप्रिय नाम था घराना संगीत। घराना संगीत का अस्तित्व 19वीं शती की औपनिवेशिक सत्ता के पहले से ही था, किंतु इसका प्रसार औपनिवेशिक युग में ही हुआ। इसके मूल में नई औपनिवेशिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक संघर्ष था। वास्तव में घराना संगीत का जन्म मुगलों के समय में हो चुका था। ध्रुपद के अभिजातीय संयम और निरस्ता की जमीन तोड़कर ख्याल गायकी का आंखुआ उगा, पर यह सर्वथा स्वच्छंद नहीं था। इसकी अपनी बंदिशें थी, आंतरिक नियम थे। फिर भी ध्रुपद की अपेक्षा अधिक स्वच्छंद, सरस और श्रृंगारिक। ध्रुपद आदि के व्याकरण पाणिनीय थे। घराना संगीत में घरानों की अपनी विशिष्टता या व्यक्तिकता थी। अभिजातीय राग रागिनियां उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित थी। उनके व्याकरण में परिवर्तन का अवकाश नहीं था। घराना संगीत ग्वालियर, जयपुर, रामपुर, आगरा, बड़ौदा, इंदौर आदि का घराना संगीत का व्याकरण लचीला था। प्रत्येक घराना स्वरलय का मिश्रण अपने ढंग से करता था। उसके अपने श्रोता थे। हर घराना अपने क्षेत्र तक सीमित था। उस पर स्थानीयता का रंग था। आश्चर्य तो यह है कि प्राच्य विद्याविदों ने भारतीय संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण किया, किंतु संगीत उपेक्षित बना रहा। चित्रकला की भांति इसे भी अविकसित मान लिया गया। औपनिवेशिक प्रभाव से स्वतंत्र होकर यह अपना विकास करता रहा। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने दृष्टिकोण और तेवर में भिन्न था। बंगाल के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक बंकिम थे। उनके लेखन में हिंदूवाद का स्वर अधिक मुखर था और उनकी राष्ट्रीयता अपने बंगाल तक सीमित थी। उस काल के अन्य बंगाली लेखकों की दृष्टि भी प्रायः सोनार बांग्ला के आगे नहीं जाती है। क्षेत्रीयता से आज भी उसकी मुक्ति नहीं हुई है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गद्यकार चिपलुड़कर वर्ण भेद की खाई नहीं पार कर पाए थे। महात्मा फूले को वे हीन दृष्टि से देखते थे, पर भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों में किसी प्रकार की संकीर्णता न थी, न तो वर्ण भेद की और न क्षेत्रीयता की। अन्य लेखकों की भांति भारतेंदु मंडल भी देश के स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यक्तित्व की खोज कर रहा था, पर इनका देश बड़ा था। इसके पृष्ठभूमि में सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें हिंदू मुसलमान एकजुट होकर अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़े थे। अंग्रेजों के आतंक से इस संग्राम में उनके अत्याचारों का ब्यौरा देना उतना ही कठिन था जितना भक्त कवियों का मुसलमानी अत्याचार का उल्लेख करना। फिर भी उनकी रचनाओं में हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का जुझारूपन दिखाई पड़ता है। इस प्रदेश में निर्गुणवादी संतों की एक लंबी परंपरा रही है।
जिसमें हिंदुओं मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया। भारतेंदु ने कबीर, दादू आदि का आदरपूर्वक उल्लेख किया है। इस परंपरा के फलस्वरूप भी उन्होंने दोनों संप्रदायों की एकता पे बल दिया। इसके अतिरिक्त उनके सामने संपूर्ण भारतवर्ष था, न कि भारतवर्ष का कोई एक अंचल। वे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के संबंध में चिंतित थे। उन्होंने लिखा है, भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो। भारतेंदु जी कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का एक हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपए तुम्हारे देश में ही रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। जिस तरह पश्चिमी नवजागरण से भारतीय नवजागरण भिन्न है, उसी तरह बंगाल नवजागरण से हिंदी नवजागरण कमोबेश भिन्न है। पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना से चर्च के चंगुल से मुक्त करता है और भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है, उससे बहुत कुछ ग्रहण करके आगे बढ़ता है। सच तो यह है कि अपने यहाँ अतीत, वर्तमान, भविष्य का विभाजन नहीं है। काल का एक सातत्य है। इस सातत्य में कोंत, स्टुअर्ट, मिल्स, स्पेंसर आदि के विचार वेद, उपनिषद, नववेदांत में घुल मिल गए हैं। फिकटे का उल्लेख तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया ही है। आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है। यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। बंगाल में युवा क्रांतिकारी छात्र देरोजियो ने देश के अतीत को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में एक कविता लिखी है, जिसमें कहा है कि मैं काल की गहराइयों में डूबकर कुछ उदात्त ध्वंसावशेषों को तुम्हारे लिए ले आना चाहता हूँ। यह समष्टि मूलक चेतना है। अन्य किसी लेखक ने इस ओर संकेत नहीं किया है। भारतेंदु तथा उनके मंडल ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस में संक्रांत किया। भारतेंदु की वैष्णवी भावुकता ने इसमें उनका साथ दिया। नवजागरण का प्रवाह अपनी पूरी गति में सन 1947 तक बहता रहा, पर इसके बाद इसका जादू समाप्त हो जाता है। फिर भी हम उसी मरे हुए जादू की पूंछ पकड़ के नई समस्याओं की वैतरणी पार करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सोच समझ के राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने की सलाह दी थी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अनेकानेक समस्याएं अपनी जटिलताओं में उगती गई। आज तो नस्लवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद, आतंकवाद आदि देश की अखंडता और सांस्कृतिक एकता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता है, जो शायद विवेकानंदी अद्वैतवाद, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और मार्क्स के समाजवाद पर आधारित होगा। इसे आज शिक्षित और अनपढ़ राजनीतिज्ञों की मर्जी पर छोड़ना आत्मघाती कार्य है। बुद्धिजीवियों और अपने हाथी दांत की मीनारों से बाहर चुप्पी तोड़ने का खतरा उठाना ही होगा। तो यहीं पे हमारा ये समाप्त होता है और इसके बाद नवजागरण युग समाप्त होता है। कैसे नवजागरण आया, अंग्रेजों के माध्यम से आया, सबसे पहले कहाँ आया, कितने लोगों का योगदान था, तो ये हमने देखा। इसके बाद आता है खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष। क्या आता है? खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष। उसके बाद आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज।
तो ये हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।